और क्या हालचाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एएमएल ऑटोमेशन के फुल कोर्स के लेक्चर 16 में आज हम पढ़ेंगे ऊप्स। आप ये वाला ऊप्स का पार्ट 2 होने वाला है या फिर फाइनल पार्ट कह लीजिए। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं, और इनहेरिटेंस भी हमने सीखा और पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने सीखा। अब अगर इनमें से आपने कोई सी भी चीज़ मिस कर दी है और पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखना। पार्ट 1 ऊप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको एएमएल ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में भी उसका लेक्चर मिल जाएगा। पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन ये वाला लेक्चर होने वाला है। सेम एग्जांपल्स मैं यूज करूंगी, अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ नहीं आएगा। तो अब मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने पार्ट 1 ऊप्स का देख लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या क्या होते हैं जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और भी काफी सारे तरीके के, वो हम देखेंगे। साथ में मेथड्स के टाइप्स क्या क्या है, जैसे कि क्लास मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया, डंडर मेथड हो गया, ये भी हम देखेंगे। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे और साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की फुल कोर्स की। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर मिस करा है तो उसको जाकर देख लेना इस लेक्चर के बाद, क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, ये रही हमारी एएमएल ऑटोमेशन पाइथन की फुल प्लेलिस्ट। ये देखिए, सीरियल वाइज फॉलो करना, हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। रेपल में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऑपरेटर्स में भी आपको एआई का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है, ये भी आप देख लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको गेम मिल जाएगा जो हमने पाइथन को यूज करके बनाया है। स्ट्रिंग्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लूप में आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लिस्ट में आपको एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाने को मिल जाएगा। आप स्ट्रीमलिट को यूज करके रियल वर्ल्ड वेबसाइट बना सकते हो और होस्ट भी कर सकते हो। अब स्ट्रीमलिट क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, बट डिटेल के लिए आप इसमें देख लेना। बिना एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके आप प्योर पाइथन से वेबसाइट बना सकते हो। बट वहां पर फ्रंट एंड दिखेगा, बट आप यूज नहीं करोगे एचटीएमएल सीएसएस। कैसे, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर जारवेस क्रिएट करा है पाइथन को यूज करके। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बल्क में आप पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो, वो भी वॉइस के थ्रू। कैसे, वो आप देख लेना इसमें। डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिल जाएगा। ये हमारे 2 प्रोजेक्ट्स है जो कि प्रैक्टिस के लिए, ये भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा नंपाई का फुल कोर्स है 3 पार्ट में। आप भले डाटा साइंस के लिए देखना चाहते हो नंपाई या फिर एएमएल के लिए देखना चाहते हो, दोनों के लिए है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ में प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएगा। ये भी देख लेना। ये वाला हमारा सेट का लेक्चर है जिसमें भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फंक्शंस में आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हमारा रिकर्जन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। फ्रॉम बिगनर टू एडवांस है ये। और ये रहा हमारा फाइल वाला लेक्चर, फाइल आयो का, जिसमें आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आप ये समझना चाहते हो ना कि फाइल कैसे काम करती है, फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, फिर भले आप एएमएल का कोई मॉडल बनाना चाहते हो, वहां पर किसी भी तरीके की फाइल को यूज करना चाहते हो, ऑडियो टाइप की या फिर वीडियो टाइप की या इमेज टाइप की या टेक्स्ट टाइप की, तो आपको इस लेक्चर से बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि फाइल को मैनेज कैसे किया जाता है और ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं उनके ऊपर। तो ये भी आप देख लेना। तो चलिए अब हमारे ऊप्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि स्टैटिक मेथड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको कि ये क्या है। अ स्टैटिक मेथड इज अ नॉर्मल मेथड इनसाइड अ क्लास दैट डज नॉट यूज सेल्फ। जी हाँ, यहाँ पर सेल्फ यूज नहीं होगा, सेल्फ कंपलसरी नहीं है। ओके, इट्स वर्क लाइक अ नॉर्मल फंक्शन बट प्लेस्ड इनसाइड अ क्लास फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ना 2 रूल होगा। सबसे पहला तो सेल्फ को आपको यूज नहीं करना है। सेकंड रूल ये है कि ये नॉर्मल मेथड की तरह तो काम करेगा, बट आपको उसको क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा और एट द रेट स्टैटिक मेथड करके भी लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और वो ये है कि मैं उसको अपर केस में डाटा दूंगी स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, और यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड को यूज करेंगे। कैसे, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास क्रिएट कर लो। ठीक है, क्लास का नाम मैं दे रही हूँ, डाटा दे देते हैं हम क्लास का नाम। ओके, चलिए जी। अब देखो, अब यहाँ पर हमको स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, एट द रेट लगाओ स्टैटिक मेथड। देखो, ये रही स्टैटिक मेथड क्रिएट हो गई है। अब बाकी का कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हमें नॉर्मल जैसे हम फंक्शन मेथड क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही क्रिएट करनी है। डेफ लगाओ, उसका नाम दो। मैं यहाँ पे कन्वर्ट दे रही हूँ उसका नाम, क्योंकि कन्वर्ट करेगा अपर टू लोअर में, इसीलिए। और यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दो। सेल्फ कंपलसरी नहीं, इसलिए सेल्फ आपको नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप मेथड यूज करते हो वैसे ही लिखना है। तो मेथड में हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं जिसके लिए हम इनपुट दे पाए, और जो भी हम इनपुट देंगे उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करी हूँ टेक्स्ट, इसके लिए हम इनपुट देंगे जब हम इसको कॉल लगाएंगे। और यहाँ से मैं रिटर्न करवा रही हूँ, क्या रिटर्न करवा रही हूँ कि ये टेक्स्ट को जो भी हम इनपुट देंगे ना उसको कन्वर्ट कर दे लोअर केस में। चलिए अब हम इसको कॉल लगा के देखते हैं, ठीक है। कॉल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं और यहीं से प्रिंट के अंदर ही हम कॉल लगा देते हैं। हमारी मेथड का नाम क्या है, कन्वर्ट, तो वो लिख देते हैं हम।
ठीक है। बट सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होगा, ठीक है। स्टैटिक मेथड है और डायरेक्टली क्लास के अंदर है, इसलिए हमें क्लास लिखना होगा। पहले भी हमने क्लास वाले एट्रीब्यूट में भी यही समझा था, क्लास के अंदर था इसलिए हमें क्लास का नाम लिखना पड़ा था, ठीक है। डाटा डॉट, अब अपनी मेथड का नाम लिख दो, मेथड का नाम है हमारा कन्वर्ट, ये लिख दिया। अब इसके बाद एज इनपुट पास कर दो जो भी डाटा को आप कन्वर्ट कराना चाहते हो। मैं कन्वर्ट कराना चाहती हूँ हेलो AI ML कोर्स टू लोअर केस। चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मैंने अपर केस में यहाँ पर लिखा था और ये पूरा लोअर केस में आ रहा है, ठीक है। एक और भी आप क्वेश्चन ले सकते हो अगर चाहो तो, प्रैक्टिस के लिए आप देख लेना, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड कैसे यूज करते हैं। इसका सिंपल सा काम है, जैसे आप नॉर्मल मेथड क्रिएट करते हो वैसे ही क्रिएट करो, बट सेल्फ को आपको यूज नहीं करना है। सेकेंड, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर लिखी जाती है, तो जैसे क्लास एट्रीब्यूट में हमने समझा था, यहाँ पर आपको क्लास का नाम देना है, डॉट लगाकर अपने मेथड का नाम देना है जब आप कॉल लगा रहे हो। यहाँ पर आप इनपुट पास कर सकते हो जो भी आपने पैरामीटर यहाँ पर पास करा उस हिसाब से। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं जो कि क्लास मेथड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम इसका कोड बना के देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, क्लास मेथड हैज एक्सेस टू द क्लास इटसेल्फ नॉट टू इंस्टेंस, इट यूजेस CLS इंस्टेड ऑफ सेल्फ। जी हाँ, इसका मतलब है कि क्लास मेथड को ना आप एक्सेस कर सकते हो, बट उस क्लास के अंदर ही, किसी बाहर मेथड में नहीं एक्सेस कर सकते, ना ही किसी और कंस्ट्रक्टर में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड नॉट टू इंस्टेंस, इसका मतलब है अगर आपने कोई और सी मेथड क्रिएट करी या फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी अपनी वाली क्लास मेथड के अंदर नहीं एक्सेस कर सकते हो। ये रूल है इसका। नहीं समझ आया, अभी कोड बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इसमें कि इट यूजेस CLS इंस्टेड ऑफ सेल्फ। जी हाँ, ये नेक्स्ट रूल है इसका कि आपको यहाँ पे सेल्फ यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे या फिर कोई सा भी मेथड क्रिएट करते थे, वहां पे हम सेल्फ लिखते थे। बट क्लास मेथड में आपको सेल्फ नहीं लिखना है, बट आपको CLS लिखना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, ना ही आपको सेल्फ लिखना पड़ता था, ना ही आपको CLS लिखना पड़ता था, करेक्ट। बट क्लास मेथड में आपको CLS लिखना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पे सेल्फ लिखते थे। और थर्ड रूल इसका ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सेल्फ लिखते हो ना, तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट देखो यहाँ पर भी हमने सेल्फ नहीं लिखा स्टैटिक मेथड में, और यहाँ पर भी हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा था, करेक्ट। डायरेक्टली हमने प्रिंट में ही अपनी क्लास का नाम लिखा था, उसके बाद अपने मेथड का नाम लिख दिया था और इनपुट दे दिया था। सेम हम इसमें भी करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्लास मेथड में भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या फिर नॉर्मल सेल्फ वाला यूज करते हैं, तब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ का मतलब ही है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो खुद में स्टोर करो, तो उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्लास मेथड का कोड बना के देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें ना एक स्कूल का डाटा स्टोर करना, मतलब स्कूल का नाम स्टोर करना, उसको प्रिंट करा के देखना है। तो उसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं ना वैसे ही क्रिएट करेंगे। इसका क्लास का नाम मैं दे रही हूँ स्टूडेंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना मैं क्लास की प्रॉपर्टी क्रिएट कर रही हूँ डायरेक्टली क्लास के अंदर, कोई कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर क्रिएट नहीं करी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्लास के अंदर क्रिएट करी, और वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, इंस्टेंस बोल लीजिए, एट्रीब्यूट्स, किसी भी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब देखो प्रॉपर्टी है स्कूल, अब इसमें मैं इसका नाम स्टोर कर रही हूँ स्कूल का, ABC स्कूल, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट करा था ना स्टैटिक मेथड में, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, बस स्टैटिक की जगह यहाँ पर क्लास मेथड लिखा आएगा। तो @ क्लास और मेथड, देखो रिकमेंड भी कर रहा है। अब क्लास मेथड के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, इसका नाम मैं दे रही हूँ डेफ गेट स्कूल। ये रिटर्न कर देगा स्कूल के नाम को यहाँ से, ओके। तो गेट स्कूल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे एज पैरामीटर यहाँ पर CLS पास कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्लास का शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए इसी तरीके से। एंड देन यहाँ से मैं रिटर्न करवा रही हूँ, किसको रिटर्न करवाऊंगी, क्लास के प्रॉपर्टी को जो हमने यहाँ पर क्रिएट करी है ना उसको। तो अब प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है CLS, तो वैसे ही लिखो CLS डॉट प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्कूल। देखो नहीं समझ आ रहा ना कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। हम यहाँ पर क्या करते थे, सेल्फ को यहाँ पर पास करते थे एज पैरामीटर, और फिर सेल्फ लिखते थे, उसके बाद डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिखते थे, करेक्ट। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले CLS लिखो एंड डॉट प्रॉपर्टी क्या है, हमारी स्कूल है जो यहाँ पर हमने क्रिएट करी है, क्लास की प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, या फिर क्लास एट्रीब्यूट्स आप बोल लीजिए। ऐसे हमने रिटर्न भी कर दिया। अब हम प्रिंट करा देते ताकि ABC स्कूल प्रिंट होकर बता दे। प्रिंट कैसे कराएंगे,
अपनी क्लास का नाम लो। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो डायरेक्टली आपको क्लास का नाम लिखना है। किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी का नाम स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, पहले लिखना है अपनी क्लास का नाम। तो यहाँ पर मैं क्लास लिख रही हूँ। ठीक है, तो अपनी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट लिख दो एंड डॉट अपने मेथड का नाम जहां से भी रिटर्न करवा रहे हो आप। तो देखो यहाँ से हमने अपनी मेथड को कॉल लगा दिया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनपुट देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इनपुट यहाँ पर हमने स्टोर करा है। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ABC स्कूल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लास मेथड कैसे काम करती है। करेक्ट। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं, जो कि हमारी डंडर मेथड। अब डंडर मेथड काफी सारे टाइप की होती है। हाँ, मेनली होती है इनिट और एसटीआर। इनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने कंस्ट्रक्टर देखा था, इनिट देखी थी, वही होती है। एसटीआर हमको देखना है और हम बाकी ये सभी भी देखेंगे। काफी इजी है, बट इम्पोर्टेंट ये दो ही होती है। ये शायद कभी आपसे पूछ ले तो इसलिए आप समझ लीजिए ये भी। ये वाला ओप्स का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। हर चीज आपको डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए ये वाली चीजें भी एक्स्ट्रा समझा रही हूँ। अदरवाइज इंपॉर्टेंट 2 या 3 ही है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करते हैं। डंडर मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे एसटीआर को, कि एसटीआर को हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ना मैं स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रही हूँ, स्टूडेंट का नाम और मार्क्स इस टाइप से। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास और नाम दे रही हूँ मैं इसका स्टूडेंट। तो चलिए अब एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इसलिए क्रिएट करें क्योंकि यहाँ पर हम कोई सी क्लास मेथड तो यूज कर नहीं रहे, ना ही स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमें प्रॉपर्टीज की तो जरूरत पड़ेगी ना, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, STR, LEN, EQ इन सभी में। करेक्ट, इसीलिए। तो चलिए वो भी क्रिएट कर लेते हैं हम। डेफ इनिट, और उसके बाद अब सेल्फ तो कंपलसरी है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास कर रही हूँ। सबसे पहला होगा नेम एंड सेकेंड होगा स्टूडेंट का मार्क्स। चलिए जी, ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं सेल्फ डॉट नेम के नाम से, इक्वल्स टू नेम। ये भी हमने क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी सेल्फ डॉट मार्क्स के नाम से, इक्वल्स टू में आप मार्क्स लिख दीजिए। चलिए दोनों प्रॉपर्टीज हमारी क्रिएट हो चुकी है, हमारा कंस्ट्रक्टर का तो काम हो गया। अब चलते हैं हमारे सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डंडर मेथड पे, जो कि एसटीआर। अब इसका काम क्या होता है, इट विल रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू विल प्रिंट इट। जी हाँ, ये एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, देखो अभी जब हमने यहाँ पर रिटर्न करा था तो क्या करा था, डायरेक्टली क्लास का नाम लिख दिया था और प्रॉपर्टी का नाम लिखा था। बट अब यहाँ पर ना हमको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एफ स्ट्रिंग को यूज करके आप नॉर्मल टेक्स्ट भी पास कर सकते हो और इस टाइप का डाटा भी पास कर सकते हो, या फिर प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हो एज अ वेरिएबल। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ, अगर नहीं भी समझ आया तो। देखिए कैसे होगा काम। सबसे पहले तो STR वाली एक मेथड क्रिएट कर लो। इसको भी क्रिएट करने का तरीका सेम ही होता है, डबल अंडरस्कोर STR, है ना। अब यहाँ से पास तो हटा देते क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ कोड लिखना है, इसलिए सेल्फ तो यहाँ पर कंपलसरी है। हाँ, क्योंकि जब भी डबल अंडरस्कोर लिखाएगा सेल्फ आपको लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, मैं यही सभी प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी। हाँ, नेम और मार्क्स को, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट मार्क्स को यूज करूंगी। मैंने पहले भी बताया था इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसको हम पैरामीटर बोलते हैं जो हमने यहाँ पर यूज किया है, करेक्ट। और ये वो है जिसको हम प्रिंट में यूज करेंगे। तो जब हम रिटर्न करवाएंगे तब ये करवाएंगे सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। इफ स्ट्रिंग को हमें यहाँ से रिटर्न करवाना है तो आप सिंपल टेक्स्ट भी रिटर्न करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट मार्क्स भी रिटर्न करवा सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि सिंपल स्ट्रिंग भी यहाँ से रिटर्न हो, तो इसलिए मैंने लिखा है स्टूडेंट डाटा। अब हमें पास करना है हमारी प्रॉपर्टीज को, ताकि इसका डायनेमिक डाटा प्रिंट होकर बता दे। जो भी हम एज इनपुट देंगे, वो जो भी स्टूडेंट का नाम देंगे, जो भी मार्क्स देंगे, वो प्रिंट होकर बता दे। तो देखिए सेल्फ डॉट नेम यहाँ पर लिख रहे हैं हम, सेल्फ डॉट नेम एंड नेक्स्ट है मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स। तो देखिए सेल्फ डॉट मार्क्स भी हमने यहाँ से लिख दिया, रिटर्न कर दिया। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। बट रन करने से पहले हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज करा है, सेल्फ यूज करा है, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। एक नाम दे देते ऑब्जेक्ट का, S1 दे देते। चलिए स्टूडेंट का डाटा हमने स्टोर करा है तो स्टूडेंट 1, S1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद हमारा सिंटेक्स क्या होता है, क्लास का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको सबसे पहला क्या है हमारा पैरामीटर नेम, उसके बाद क्या है मार्क्स, तो वही पास कर दो। यहाँ पर नेम में दे रही हूँ यहाँ पर अर्पित, और
यहाँ पर हम डाटा दे देते हैं, मतलब मार्क्स दे देते हैं। वो मैं लिस्ट की फॉर्मेट में दे रही हूँ। हाँ, आप किसी फॉर्मेट में दे सकते हो, नॉर्मली एक भी नंबर लिख सकते हो एज अ विश, बट लिस्ट में हम दे रहे हैं ताकि 2 to 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर हो जाए। यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, उसके बाद मैं 25 दे रही हूँ डाटा, उसके बाद मैं 30 दे रही हूँ डाटा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। अब एक और स्टूडेंट आप क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए एक और स्टूडेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। S2 इसका नाम दे देते हैं, और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं अंजलि, एंड यहाँ पे डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलिए 90। ठीक है जी, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लिए। अब हमें प्रिंट कराना है बस। तो अब हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराओगे? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, अगर पूरा डाटा आपको प्रिंट कराना है तो। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का मतलब स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराना है तो S1 डॉट नेम करके आप लिख सकते हो, और पूरा डाटा प्रिंट कराना है तो S1 लिख दो। एज अ विश, मुझे पूरा डाटा प्रिंट कराना है इसलिए मैं S1 लिख रही हूँ यहाँ पर। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पूरा डाटा ही शो कर रहा है। और हमने यहाँ पर पास क्या करा है? एफ स्ट्रिंग, मतलब जो डेफिनेशन में लिखा है ना वही करा है हमने। इट विल रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू विल प्रिंट इट। ठीक है, एक स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन से इसने प्रिंट करके बताया, रिटर्न करके बताया हमें डाटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे रिटर्न किया जाता है स्ट्रिंग में। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं, जो कि एलियन। अब एलियन के नाम से समझ लीजिए इसका काम होगा लेंथ को कैलकुलेट करना। हाँ, यहाँ पर मैंने जैसे फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला स्टूडेंट है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करे हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करवाऊंगी कि S1 की लेंथ फाइंड आउट करो, तो ये बताएगा 3। सेकंड वाले की कैलकुलेट करवाएंगे तो 3, अगर यहाँ पर और डाटा बढ़ा दिया तो फिर उस हिसाब से बताएगा। ठीक है, तो अभी कैसे काम करवाते हैं वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट कर रखे हैं, बस यहाँ पर हमें एलियन को मेथड को यूज करना है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा डेफ, देन डबल अंडरस्कोर LEN, फिर से डबल अंडरस्कोर, और अब यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ को पास कर दो क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कराना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न किसको करवा रहे हैं? लेंथ को। किसकी लेंथ को? वो लिख दो आप यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मार्क्स की लेंथ को फाइंड आउट करना। अब जब भी हम रिटर्न करवाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, मार्क्स नहीं लिखेंगे, सेल्फ डॉट मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी स्टोर उसी में है। तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं, सेल्फ डॉट मार्क्स। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं, बट इसके लिए प्रिंट, हाँ करवा दिया हमने प्रिंट तो। ठीक है, प्रिंट के लिए ना हमें यहाँ पर LEN लिखना होगा, LEN, और पेरेंथेसिस के अंदर S1। जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स का लेंथ आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो लिख दो। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो ना कि स्टूडेंट का जो भी नाम है उसकी लेंथ क्या है, मतलब कितने कैरेक्टर्स वहां पे मौजूद है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मार्क्स की जगह पर सिंपल नेम लिख दो, सेल्फ डॉट नेम। चलिए नेम लिख देते हैं हम। अब हम रन करके देखते हैं, तो अर्पित का क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 आएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अगर अंजलि का हम कैलकुलेट करवाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो S1 की जगह S2 लिख दो। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं, जो कि है EQ। इसके नाम से आप समझो कंपेयर मार्क्स यूजिंग डबल इक्वल्स टू। यहाँ पर आपको मार्क्स का कंपैरिजन करना है। किसके मार्क्स का? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स के मार्क्स का यहाँ पर कंपैरिजन करना है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर आप ट्रू में आंसर दे दो, अगर नहीं इक्वल है तो फिर फॉल्स में दे दो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है S1 का मार्क्स यहाँ पर लिखे 10 25 30, और S2 का लिखा है 10 90 30। अब यहाँ पर ये कंपेरिजन करना है क्या इन दोनों के मार्क्स इक्वल है। अगर है तो फिर ट्रू में आंसर दो, अदरवाइज फॉल्स में दो। अब देखो यहाँ पर बैकएंड का लॉजिक कैसा लगेगा। अगर आपको किसी भी चीज का सम निकालना होता है तो क्या करते हो? सबको ऐड कर लेते हो। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है S1 के पास, तो ये क्या करेगा? 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम निकाल दो। सेम S2 के भी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम निकाल दो। अब दोनों का जो सम आया है ना, उन दोनों को कंपेयर कर लो, क्या दोनों इक्वल है? अगर है तो फिर ट्रू में आंसर दे दो, अदरवाइज फॉल्स में आंसर दे दो। चलिए अब हम इसके लिए मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जो कि होगी डेफ। अब EQ हम नाम देंगे क्योंकि हम इक्वल्स टू कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे। आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स क्यों देना है? हाँ, 2 पैरामीटर देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डाटा का कंपैरिजन करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कंपैरिजन करा रहे हैं S1 का, तो वो तो सेल्फ के लिए हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंपैरिजन कराएंगे हम S2 से, तो वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। करेक्ट, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर लेंगे। तो सेकंड पैरामीटर का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं अदर दे रही हूँ यहाँ पर नाम। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर कोड बना के देखते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आया, अभी हम कोड बना रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे? सारा लॉजिक यहीं लगेगा, इसे ध्यान से देखना।
मैंने क्या बोला था, बैकेंड में लगेगा सम कैलकुलेट करवा दो S1 का। ठीक है, सम कैलकुलेट कराने जितने भी मार्क्स है ना वो। अब S1 एंड S2 तो हम यहाँ पर लिखते हैं जहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्टली ये लिखना है कि जो सेल्फ डॉट मार्क्स है ना फर्स्ट वाले का, उसका कंपेरिजन कराओ दूसरे वाले से। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सम फाइंड आउट कर लो किसका, सेल्फ डॉट मार्क्स का। मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ जब भी आप रिटर्न करवाते हो यहाँ पर लिखते हो तो आपको लिखना पड़ता है सेल्फ डॉट मार्क्स। और जब आप प्रिंट कराते हो तब आपको या तो ये लिखना पड़ता है या फिर इस टाइप से लिखना पड़ता है। अगर आपको डॉट लगा के लिखना है तो फिर S2 डॉट मार्क्स करके आप लिख सकते हो। अगर सिर्फ पूरा डाटा प्रिंट कराना है तो फिर ये वाले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। आई होप आपको ये चीज याद होगी जो मैंने इस लेक्चर में आपको समझाई है। ठीक है, तो ये वाला हमने फर्स्ट डाटा तो लिख लिया जिसका कंपेरिजन कराना है S1 का। अब S2 का हमें कंपेरिजन कराना है S1 से, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं इसका भी आप सम पहले तो फाइंड आउट कर लो। सेल्फ डॉट, अब देखो यहाँ पर सेल्फ नहीं लिखेंगे, सेल्फ की जगह लिखेंगे अदर डॉट मार्क्स, क्योंकि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, अदर में, इसलिए। तो सेल्फ डॉट मार्क्स का कंपैरिजन करो अदर डॉट मार्क्स से, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें कंपैरिजन किसका करना है, S1 और S2 का, तो यहाँ पर दे दो आप S1 और S2 का हमें कंपैरिजन करना है। ऐसे ही तो करते हैं हम, S1 S2 प्रिंट में ही देते हैं। तो ऑब्जेक्ट है S1 और S2, तो हमें कंपैरिजन करना है क्या, S1 बराबर है S2 के, अगर है तो फिर ट्रू में आंसर दे दो। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है फॉल्स में, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो फिर देखो क्या आंसर आता है, अगर मैं यहाँ पर 90 कर दूं। चलिए फिर से रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं और कैसे डंडर मेथड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड भी हम देख लेते हैं जो कि है ऐड। ऐड के भी नाम से आप समझ जाओ, यहाँ पर टू स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पर हम क्या सम फाइंड आउट कर रहे थे और इक्वल्स टू कंपैरिजन कर रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ ऐड करवाना है, तो ये जो इक्वल्स टू का है ना, यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा दो, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी यूज करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखो डेफ, उसके बाद ऐड। अब यहाँ पर आपको पास करना है टू पैरामीटर्स, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐड कर रहे हो दो ऑब्जेक्ट के मार्क्स को, तो दो ऑब्जेक्ट कहीं तो स्टोर होंगे ना, तो सेल्फ वाला तो फर्स्ट वाला मान लो और अदर वाला सेकंड वाला मान लो, सेल्फ और अदर। यहाँ पर मैं टू पैरामीटर्स पास कर रही हूँ। ठीक है जी, ये भी पास कर दिया। यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, रिटर्न कैसे करवाएंगे, यहाँ पर आप सम लिखो, सेल्फ डॉट मार्क्स को प्लस कर दो सम ऑफ अदर डॉट मार्क्स से, अदर डॉट मार्क्स से। ठीक है जी, हमने ये भी कोड लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था, अब क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड का साइन लगा दो, बिल्कुल सेम रहेगा बाकी का कोड। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 260 आ रहा है। ठीक है, इनको भले आप ऐड कर लो, 260 ही आएगा आंसर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 90 एंड 10 100 एंड 130, तो 113 130 260 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे यूज करते हैं हम ऐड को भी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक क्लास टी बचा होगा आई थिंक सो, और दो बचे हमारे, आईटी वाला जो है ना और जीटी, ये दोनों सेम होता है, तो हम जीटी देख लेते हैं और उसके बाद फिर कंटेन्स भी देख लेंगे। ठीक है, अब जीटी का काम क्या होता है, जीटी का काम होता है सिर्फ कंपैरिजन करना कि कौन सा ग्रेटर देन है। जीटी का फुल फॉर्म ये ग्रेटर देन, कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। तो बिल्कुल सेम है, मैं एक बता देती हूँ, बाद में आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा देना, बाकी काम वो खुद कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम ग्रेटर देन वाला देखते हैं। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है किसी दो का, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमें ऑब्वियसली वही करना है, सेल्फ ले लो अदर ले लो, सम कैलकुलेट कर लो और दोनों कंपैरिजन कर लो, ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगा दो, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला साइन लगा दो, क्योंकि हम जीटी यहाँ पर यूज करेंगे इसीलिए। ऊपर भी यहाँ पर ऐड की जगह मैं लिख देती हूँ जीटी। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम साइन लगा देते हैं ग्रेटर देन का। चलिए अब हम रन करके देखते हैं कौन सा बड़ा है। अभी तो फिलहाल दोनों इक्वल है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्या S1 बड़ा है S2 से, नहीं S1 छोटा है S2 से, तो फॉल्स में आंसर आएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर यही मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो अब S1 बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको LT भी यूज करके देखना, चलो वो भी बता ही देती हूँ। LT, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा दो, यहाँ पर भी ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन का साइन लगा दो। ठीक है, चलिए अब हम रन करके देखते हैं। क्या S1 छोटा है S2 से, नहीं फॉल्स में आंसर आएगा क्योंकि बड़ा है।
देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है डंडर मेथड GTLT। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है कंटेन्स। अब कंटेन्स के नाम से आप समझो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये वाला मार्क्स मतलब हम जो भी इंटीजर देंगे क्या ये इंटीजर एग्जिस्ट करता है। अगर करता होगा उस वाले ऑब्जेक्ट में तो फिर ट्रू में आंसर देगा, अगर नहीं करता होगा तो फॉल्स में आंसर देगा। सिंपल, बस यही काम है। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल्स क्यों? पहला वेरिएबल तो सेल्फ डॉट मार्क्स के लिए कि जहां पर भी मार्क्स स्टोर है, और सेकंड वेरिएबल वो वाला मार्क्स स्टोर करेगा जिसको हमें चेक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे 10, 90 और 10 है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि यहाँ पे 30 मौजूद है क्या, तो 30 को मुझे चेक करना है तो 30 वाला भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जैसे हमने यहाँ पर अदर वाला वेरिएबल लिया था ना, वैसे एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। आप अदर भी नाम दे सकते हो, हाँ मैं कुछ और नाम देती हूँ, या फिर चलिए अदर भी दे देंगे, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटेन्स लिखते हैं, इसका नाम होगा कंटेन्स, कि क्या ये कंटेन करता है, इस तरीके से आप समझ लीजिए सेल्फ। और सेकंड में नाम दे रही हूँ, यहाँ पर अदर ही दे देते हैं, चलो नाम भी, चलिए जी कोलन। इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न क्या करवाएंगे? मार्क्स को, मतलब बस चेक करवाना है कि क्या अदर, अदर वाला मार्क्स मतलब अदर में जो 30 स्टोर है मुझे 30 को चेक कराना है, ठीक है। क्या 30 मौजूद है हमारे सेल्फ डॉट मार्क्स में, तो अदर इन सेल्फ डॉट मार्क्स। इसको मैं हमेशा से बोलती हूँ, आप इसको पाइथन को इंग्लिश की तरह समझो। क्या अदर में जो मार्क्स स्टोर है, जो 30 स्टोर है, क्या वो है सेल्फ डॉट मार्क्स में? अगर है तो फिर आप वो आंसर प्रिंट करा दो ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, अदर में मैं स्टोर कराना चाहती हूँ 30 को, तो मुझे चेक करना है क्या 30 इन S1, या चलिए S2 देख लेते हैं, ठीक है S2। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि 30 S2 में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 90 है क्या S2 में, तो ट्रू में आंसर देगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू में आंसर आ रहा है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चले, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स इनहेरिटेंस पे। उससे पहले एक बार मैं आपको नोट्स बता देती हूँ। ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए थे, आप इसको रीड कर सकते हो। हाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एक एग्जांपल लिया था हमने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पर्सन का, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करे, सेल्फ तो कंपलसरी है, नेम एंड एज। और ये देखो वही सिंटेक्स है जो आपको वेबसाइट्स पे दिखेगा। नेम यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। अब देखो यहाँ पे क्लास का भी नाम वही दे रखा है और ऑब्जेक्ट का भी नाम वही दे रखा है। मैं इसलिए हमेशा से अलग देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट यूजुअली यही लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, इसका इनपुट भी दे दिया है नेम और एज के लिए, और यहाँ पर प्रिंट होकर बता दिया। ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी डेफिनेशंस दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। यहाँ पर क्लास का है सबसे पहले, क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस व्हाट एट्रीब्यूट्स, डाटा एंड मेथड फंक्शंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव। जी हाँ। और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करी है स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया था क्लास कार, और फिर यहाँ पर पास कर दिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी प्रॉपर्टीज पास नहीं करी थी। जब हम कुछ प्रॉपर्टीज पास करेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा। तो अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। हाँ, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी होगी हमारी क्लास में, उसी से तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इट हैज एक्चुअल वैल्यूज एंड कैन यूज द क्लास फंक्शंस। जी हाँ बिल्कुल, क्लास में जितने भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज रहेगी वो उसको यूज कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कार1 के नाम से, और इक्वल्स टू के बाद अपनी क्लास का नाम लिख दिया। एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, या फिर आप वेरिएबल्स बोल लीजिए, या फिर आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, बात एक ही है। Attributes are the data stored in an object like its name, age, color, price, etc. जी हाँ, यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट करी, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया डेफ इनिट के नाम से, देन सेल्फ, देन 2 पैरामीटर्स पास करे हैं ब्रांड एंड कलर, और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली ब्रांड और कलर के नाम से। यहाँ पर हमने कार C1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इक्वल्स टू के बाद कार लिख दिया, और यहाँ पर उसके इनपुट दे दिया ब्रांड और कलर का, और वैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, करेक्ट। और अब लास्ट पेज है हमारा नोट्स का, जो कि है मेथड्स। मेथड्स फंक्शन क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टर अलग टाइप का होता है, मेथड जो अभी डंडर मेथड्स देखिए ये अलग होते हैं, स्टैटिक और क्लास मेथड्स अलग होते हैं। और जो नॉर्मल मेथड आप क्रिएट करते हो ना कंस्ट्रक्टर के अलावा, जहाँ पर आप सेल्फ पास करना रहता है, बट वहां पर आप सेल्फ डॉट करके कुछ भी क्रिएट नहीं करते, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखो फिर से बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो। देखो यहाँ पर जो हमने मेथड क्रिएट करी थी ना, एक्स्ट्रा मेथड, जिसको एक्स्ट्रा मेथड हम कहते हैं, वो है शो इन्फो के नाम से। यहाँ पर सेल्फ आपने पास करा, बट एक्स्ट्रा कुछ भी प्रॉपर्टीज हमने पास नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर लिया था। तो ये अलग टाइप की मेथड्स होती है। सभी तरह की मेथड्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करी क्लास के अंदर डिफ,
ड्राइव के नाम से यहाँ पर प्रिंट करा है, सेल्फ तो कंपलसरी है बट कोई भी पैरामीटर एक्स्ट्रा पास नहीं करा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ पर फंक्शन को, मेथड को कॉल लगा दिया ड्राइव को, ठीक है। और ये समरी टेबल है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एक्सेस मॉडिफायर्स। अब इसके डेफिनेशन से हम समझते हैं सबसे पहले। एक्सेस मॉडिफायर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी और द विजिबिलिटी ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब देखो आपको ना ये मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हम मोबाइल में पासवर्ड क्यों यूज करते हैं? ताकि अनऑथराइज पीपल कोई और हमारे अलावा मोबाइल नहीं चला पाए, ठीक है। हम बैंक अकाउंट में क्यों पासवर्ड लगाते हैं? एटीएम में क्यों पिन कोड या पासवर्ड लगता है? इसीलिए ताकि अनऑथराइज पीपल उसमें से मनी नहीं निकाल पाए, कुल मिलाकर उसको एक्सेस नहीं कर पाए बाहर का इंसान, करेक्ट। सेम हमारे ऊप्स में होता है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे क्लास के डाटा को या फिर एट्रीब्यूट्स को या फिर मेथड्स को बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर पाए, तो फिर हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा पब्लिक, सेकंड है हमारा प्रोटेक्टेड एंड थर्ड है हमारा प्राइवेट। अब तीनों के रूल्स अलग अलग हैं। कहाँ पर क्या यूज करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी यहाँ पर, तो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी काम आएगा ये, इसीलिए। तो देखिए सबसे पहला है हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। इसकी डेफिनेशन है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन योर कोड इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। अब इसके नाम से आप समझ लीजिए, पब्लिक का मतलब होता है कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। हमारे क्लास के अंदर से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब किसको एक्सेस करने की बात हो रही है वो भी बता दूं। आप डाटा समझ लीजिए या फिर क्लास के एट्रीब्यूट्स मेथड समझ लीजिए, ठीक है। उसकी बात हो रही है कि उन्हें कोई भी बाहर का इंसान नहीं एक्सेस कर पाए, क्लास के बाहर से नहीं एक्सेस कर पाए। तो चलिए हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स का। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कार का ही। हमने क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम मैं यहाँ पर कार दे रही हूँ, ओके। अब इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर इन इट। अब कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी तक तो आपको अच्छे समझ आ ही गया होगा। देखो पास को मैं हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। मैं फिलहाल के लिए एक ही प्रॉपर्टी दे रही हूँ यहाँ पर, सेल्फ डॉट ब्रांड। अब इसकी अभी तक के आपको सिंटेक्स अच्छे समझ आ गया होगा, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं इनपुट दे रही हूँ टोयोटा। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है, देखो यहाँ पर सेल्फ के बाद डॉट लगाया और उसके बाद डायरेक्टली मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, मतलब ब्रांड लिख दिया। यहाँ पर कुछ भी अंडरस्कोर नहीं लगाया। जब भी आप प्रोटेक्टेड या प्राइवेट यूज करोगे ना, वहां पर आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, बट पब्लिक में आपको अंडरस्कोर नहीं लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के मेरा मतलब है कि जहां पर भी सेल्फ के बाद डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, डॉट लगा हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम, तो समझ जाना है पब्लिक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है, ओके। तो चलिए हमने ये तो समझ लिया है। अब देखिए एक कंस्ट्रक्टर तो हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसका मतलब क्या था कि हम क्लास के बाहर से इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। तो अब देखो मैं क्लास के बाहर आती हूँ यहाँ पर, देखिए क्लास के बाहर आ गए हम। अब मैं इसके बाहर से इसको एक्सेस करती हूँ, बट एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसका नाम मैं कार ही दे रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्लास को पास कर रही हूँ। मैं बाहर से एक्सेस करवा रही हूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगी। हमारा अभी तक का सिंटेक्स क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद डायरेक्टली आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हो जिसका भी डाटा आपको प्रिंट कराना है। तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ब्रांड है, देखो रिकमेंड भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड लिख दिया। चलिए अब रन करके देखते हैं। अगर इसने टोयोटा प्रिंट होकर बता दिया, मतलब ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है और सही से एक्सेस कर रहा है, हम क्लास के बाहर से भी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, टोयोटा आ रहा है, मतलब हम इसको बाहर से भी एक्सेस कर पा रहे हैं और पब्लिक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, शुड ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और इट्स सब क्लासेस। इन पाइथन इट्स जस्ट अ कन्वेंशन यूजिंग अ सिंगल अंडरस्कोर। अब देखो इसका सबसे पहला रूल मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पर क्या करा था, पब्लिक में सेल्फ लिखा, उसके बाद डॉट लगाया और डायरेक्टली हमने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, बट प्रोटेक्टेड में आपको एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखने से पहले, ठीक है जी, वो तो हमने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, शुड ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और इट्स सब क्लासेस। मतलब आप उसकी प्रॉपर्टी को, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को या फिर मेथड्स को विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हो या फिर सब क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। सब क्लास क्या है वो मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। बट यहाँ पर ना एक नेगेटिव पॉइंट है पाइथन में और वही प्लस पॉइंट बनता है जावा और C++ में। अब कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ व्हीकल का, ठीक है। और यहाँ पर हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे। तो अब इनहेरिटेंस अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 ऊप्स का देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगर ये वाला कंप्लीट लेक्चर है ऊप्स का, कि मतलब एक ही लेक्चर में पूरा ऊप्स है, तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी AML ऑटोमेशन की। पार्ट 1 देखना, उसके बाद ये देखना, क्योंकि बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसीलिए। तो हमने यहाँ पर क्लास लिखा, उसके बाद अपनी क्लास का नाम आप दे दीजिए। यहाँ पर मैं व्हीकल नाम दे रही हूँ अपनी क्लास का। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर इनिट, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पास करनी है, पास हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी पास कर रही हूँ सेल्फ डॉट
इंजन। अब देखिए यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड यूज करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगल अंडरस्कोर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हम पहले सिंगल अंडरस्कोर लगाते, अब हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम दे रही हूँ इंजन। अब इंजन मैंने यहाँ पर दे दिया प्रॉपर्टी का नाम। इसके लिए एक इनपुट भी दे देते हैं कि ये इंजन का है, मतलब पेट्रोल से चलती है ये वाला व्हीकल, इस तरीके से आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए। तो ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमें चेक करना है कि इसको एक्सेस कर सकते हैं कि हम क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर और बाहर से भी, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ क्लास नाम से। अब इसका नाम मैं बाइक दे रही हूँ। अब आप समझेंगे कि ये क्लास तो बन गई बट ये क्लास तो बाहर बनी है, तो सब क्लास कैसे बनेगी। देखो सब क्लास कैसे बनेगी, यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज कर रही हूँ। अब मैं डायरेक्टली पेरेंट को पास कर दूंगी। पेरेंट क्या है, हमारा व्हीकल है, मैंने इसको पास कर दिया। मतलब अब व्हीकल की जितनी प्रॉपर्टीज होगी ऑलरेडी बाइक में आ जाएगी, और जो हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं तो वो भी आ जाएगी, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी इस बार। करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गई। अब इसकी सब क्लास, सब क्लास क्या है, बाइक है। मेन क्लास क्या है, व्हीकल है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है जी, हमने इतना पार्ट तो लिख दिया हमारे कोड का। अब मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ। कंस्ट्रक्टर हमने ऊपर क्रिएट कर लिया, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड क्रिएट कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो हमारी सब क्लास है बाइक, उसमें से क्या हम एक्सेस कर सकते हैं इस सेल्फ डॉट इंजन को, मतलब पेट्रोल को क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं बाइक वाली सब क्लास में से। अगर कर पा रहे हैं तो मतलब प्रोटेक्टेड वाला काम सही से कर रहा है कि आप सब क्लास में से इसको एक्सेस कर रहे हो। अगर मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, क्या आप बाहर से इस पेट्रोल को एक्सेस कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो फिर प्रोटेक्टेड सही से काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं समझ आए, एक और बार समझा रही हूँ मैं आपको। देखो ये वाली हो गई हमारी मेन क्लास, ये वाली बाइक हो गई हमारी सब क्लास। अब मैं सब क्लास वाले में से एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर शो इंजन के नाम से। ठीक है जी, एक मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब सेल्फ ही पास कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और पैरामीटर पास करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ, किसको प्रिंट करा रही हूँ, उस प्रॉपर्टी के डाटा को प्रिंट करा रही हूँ जो कि व्हीकल में है। ठीक है, इनिट वाले कंस्ट्रक्टर में है, हमारी बाइक वाली क्लास में नहीं है, व्हीकल वाली क्लास में। उसकी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सब क्लास उसकी मेन वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो सही से प्रोटेक्टेड काम कर रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टेड के डेफिनेशन में लिखा है कि सब क्लास में से वो एक्सेस कर सकता है डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंजन, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, हाँ, इंजन टाइप। अब उसके बाद देखो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा रही हूँ, कौन सी वाली प्रॉपर्टी को, सेल्फ डॉट इंजन को। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया सेल्फ डॉट इंजन को। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस कर पा रहा है ये। देखो b इक्वल्स टू बी, एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं चाइल्ड को पास कर रही हूँ। आप सब सोचेंगे चाइल्ड को क्यों पास करें, पेरेंट को भी तो पास कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, बट चाइल्ड को इसलिए पास कर रही हूँ क्योंकि हमें चेक क्या करना है कि क्या प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है उसकी हेल्प से हम पेरेंट वाली, मतलब जो मेन क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं हमारी सब क्लास से। हमारी सब क्लास से क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं मेन वाली क्लास की प्रॉपर्टीज को। अगर कर पा रहे हैं तो हाँ, प्रोटेक्टेड में यही रूल होता है कि आप सब क्लास में से एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने चाइल्ड को तो पास कर दिया है, मतलब सब क्लास को तो यहाँ पर पास कर दिया है। मैं ऑब्जेक्ट को यूज करी हूँ जहां पर हमारी सब क्लास पास हुई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डॉट लगाकर अपनी मेथड का नाम लिख रही हूँ। कौन सी मेथड, जो कि हमारी सब क्लास में मौजूद है, और शो इंजन वाली मेथड से हम एक्सेस करवा रहे हैं हमारी मेन क्लास वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं। अगर शो क्लास ने, इस वाली शो क्लास ने सेल्फ डॉट इंजन जो कि हमारा मेन क्लास में स्टोर है इसको एक्सेस कर लिया, तो मतलब प्रोटेक्टेड सही से काम कर रहा है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हमने यहाँ से कॉल लगाया शो इंजन को और उसमें था इंजन टाइप, वो लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद सेल्फ इंजन का क्या था, इनपुट पेट्रोल, जो कि हमारी मेन वाली क्लास में स्टोर था, तो वो भी प्रिंट होकर बता रहा है। तो मतलब बिल्कुल सही आंसर प्रिंट होकर बता रहा है। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि आप सब क्लास में से मेन वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट हमारा काम होगा कि मैं क्लास के बाहर निकल जाऊंगी। अब मैं किसी भी मेथड को यूज नहीं करूंगी, शो इंजन को भी यूज नहीं करूंगी, हमारी चाइल्ड वाली क्लास को भी यूज नहीं करूंगी, मतलब सब क्लास को भी यूज नहीं करूंगी। डायरेक्टली एक्सेस करूंगी हमारे प्रॉपर्टी को, जो कि ये इंजन को। अब हम देखेंगे क्या क्लास के बाहर से आप डायरेक्टली इस इंजन वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो फिर प्रोटेक्टेड सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा रूल है कि क्लास के अंदर या फिर सब क्लास के अंदर से ही आप एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब मैं बाहर से करवा रही हूँ इसको एक्सेस। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, बी है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम और हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इंजन।
मेथड का नाम नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम लिख रही हूँ। अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है और फिर समझाऊंगी कि क्या नेगेटिव पॉइंट है इसमें। अब देखिए बता रहा है आंसर पेट्रोल। देखो आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि बाहर से कैसे एक्सेस कर पा रहा है। आपने तो बताया था कि प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि बाहर से आप किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को, मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करने के बाद भी आप एक्सेस कर पा रहे हो। जी हाँ, यही नेगेटिव पॉइंट है हमारे पाइथन में। हमारा पाइथन बोलता तो है कि आप अगर प्रोटेक्टेड टाइप का एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हो ना, तो आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये वो डिस्क्लेमर देता है। बट अगर आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास की प्रॉपर्टी को, तो वो आपको रोकेगा भी नहीं, सही से आंसर भी दे देगा। और यही प्लस पॉइंट होता है जावा और सी प्लस प्लस में। अगर सी प्लस प्लस और जावा में आप यूज करोगे ना प्रोटेक्टेड टाइप का, और बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो एरर बताएगा। बट पाइथन एरर नहीं बताता है, वो सिर्फ डिस्क्लेमर देता है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इन पाइथन सेल्फ इंजन इज प्रोटेक्टेड बाय कन्वेंशन, जो कि हमने बनाया था सेल्फ डॉट इंजन को प्रोटेक्टेड, ठीक है। दैट मीन्स वी आर सेइंग प्लीज डोंट एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड, बट पाइथन वोंट स्टॉप यू इफ यू डू। जी हाँ, वो डिस्क्लेमर दे रहा है कि प्लीज उसको बाहर से एक्सेस मत करो, बट अगर आप एक्सेस करोगे तो वो आपको रोकेगा भी नहीं, ना ही वो एरर बताएगा। बट जावा और सी प्लस प्लस में वो एरर बताता है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा प्रोटेक्टेड का, ठीक। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड द क्लास, पाइथन यूजेस डबल अंडरस्कोर। जी हाँ, इसका काम होता है कि आप क्लास के अंदर से ही उसको एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, ना ही सब क्लास से एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ क्लास के अंदर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको डबल अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर यूज कर रहे थे, पब्लिक में कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आपको डबल अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका कोड बना के देखते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ बैंक अकाउंट का, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो कोई भी चेक कर पाए। इस टाइप का मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट दे देते हैं हम नाम हमारी क्लास का। इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ सेल्फ डॉट, अब इसका रूल क्या है, डबल अंडरस्कोर आपको लगाना पड़ेगा। अब अपनी प्रॉपर्टी का नाम जो कि है बैलेंस में नाम दे रही हूँ, और इसका हम इनपुट भी दे देते हैं जो कि है 10,000 रुपीज। मैं इसी क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, इसी क्लास के अंदर क्रिएट कर रही हूँ, हाँ बाहर नहीं कर रही हूँ। डेफ गेट बैलेंस, और यहाँ पर मैं सेल्फ को पास कर रही हूँ। देखो यहाँ से मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ, रिटर्न क्या करवाऊंगी, सेल्फ बैलेंस को, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है हमारी कंस्ट्रक्टर में स्टोर, इस मेथड में स्टोर नहीं, कंस्ट्रक्टर में स्टोर है। तो इन शॉर्ट आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं एक मेथड की प्रॉपर्टी को, हाँ करंटली आप कंस्ट्रक्टर को एक मेथड की तरह समझ लो, कि मैं एक मेथड की प्रॉपर्टी को पास कर रही हूँ दूसरी मेथड में। कुल मिला के एक मेथड किसी और मेथड की प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहा है और प्रिंट करवा पा रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं। अगर ये प्रिंट करवा देता है तो मतलब प्राइवेट सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा काम क्या है कि इनसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और इनसाइड द क्लास का मतलब होता है कि उसी मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट का काम ही है। अब इसमें टू कंडीशंस बनती है, वो दोनों बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस को, जो कि है प्रॉपर्टी हमारी इनिट वाले कंस्ट्रक्टर की। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। क्लास के बाहर निकलते हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि है एसीसी में नाम दे रही हूँ, अकाउंट नाम दे रही हूँ इसको, और बैंक अकाउंट वाली क्लास को यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, यहाँ पर क्लास पास भी कर दी। अब देखो मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या इनिट कंस्ट्रक्टर में जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी पास करी है, क्या ये वाली प्रॉपर्टी को गेट बैलेंस यूज कर पा रहा है और क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको प्रिंट करवाने दे रहा है। अगर करने दे रहा है तो फिर मतलब प्राइवेट सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है तो गेट बैलेंस में भले ही हमने यहाँ पर पास कर दिया 10,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 इसमें स्टोर है, हमने गेट बैलेंस में भले ही पास कर दिया, बट अगर हम क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको एक्सेस करें और इसको प्रिंट कराना चाहे, तो इसको प्रिंट नहीं कराने देना चाहिए, तभी ये प्राइवेट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर कहलाएगा। अगर इसने प्रिंट कराने दिया तो मतलब प्राइवेट सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्लास के बाहर निकलने के बाद। तो हम क्लास के बाहर तो निकल गए, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम भी हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्सेस कर रही हूँ अपने मेथड को, अपने मेथड को जो कि हमारे बैंक अकाउंट वाले में स्टोर है। तो गेट बैलेंस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपने मेथड का नाम, और इस मेथड में मैं सेल्फ बैलेंस दे रही हूँ, और उसमें क्या इनपुट है 10,000, तो ये 10,000 प्रिंट करके बताएगा। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। ये बाउंड मेथड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये मेथड है, हमें यहाँ पर पेरेंथेसिस पास करना पड़ेगा। चलिए फिर से हम रन करके देखते हैं। देखिए 10,000 रुपीज एक्सेस करने दे रहा है। अब आप सब मुझसे ये बोलोगे, आपने अभी समझाया था कि क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको एक्सेस नहीं करने देना चाहिए, विद इन द क्लास ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बट ये तो एक्सेस करने दे रहा है।
हाँ, देखो सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन समझा रही हूँ। इसका रूल ये है कि अगर आपने कोई मेथड बनाया और उसमें कोई प्रॉपर्टी पास करी और डायरेक्टली आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये एक्सेस नहीं करने देगा क्लास के बाहर निकलने के बाद। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनिट वाले कंस्ट्रक्टर में हमने ये वाली प्रॉपर्टी को बनाया, बट हम इसको पास कर रहे हैं किसी और मेथड में जो कि है गेट बैलेंस में। तो कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये है कि गेट बैलेंस को नहीं पता है कि मैं जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ ना, वो प्राइवेट है। हाँ, भले ही हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर दिया है, बट अगर आप कोई सी भी प्रॉपर्टी को किसी और मेथड को पास करते हो, तो वो किसी और मेथड को नहीं पता है कि वो वाली प्रॉपर्टी प्राइवेट है। बट अगर मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहूँ यहीं से, तो फिर एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि ये वाला तो यही स्टोर है ना, इसको तो पता है कि प्राइवेट है। देखो, अब मैं बाहर निकलने के बाद डायरेक्टली इसको एक्सेस करती हूँ, बैलेंस वाली प्रॉपर्टी को, तो अब ये एरर बता देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट, अब अपने ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट, अब मैं डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख रही हूँ जो कि है बैलेंस। अब ये एरर बताएगा क्योंकि हम डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं जो कि है प्राइवेट। अब देखिए एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि अब हम डायरेक्टली उसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं जिसको हमने प्राइवेट बनाया। अब उसको पता है कि हाँ मैं प्राइवेट हूँ, तो उसने एरर बता दिया और बोल कह रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि उसके पास वाली प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो प्राइवेट है तो बताना नहीं चाहता कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इसलिए वो इस तरीके का एरर बता रहा है। बट अगर आप कोई सी भी प्रॉपर्टी को किसी और मेथड में पास कर देते हो, भले ही वो सेम क्लास में है, उसको नहीं पता है कि वो वाली प्रॉपर्टी प्राइवेट है, तो उसको एक्सेस करने देगा। अगर आप चाहते हो कोई सी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करें, तो फिर डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करवाओ, तो वो नहीं करने देगा। आई होप आपको इन सभी एक्सेस मॉडिफायर्स के रूल समझ आ गए होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इनकैप्सुलेशन। अब इसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल कैसा होता है हमारा, कैप्सूल का एक कवर होता है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन स्टोर रहती है। क्यों स्टोर रहती है, ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे उसके अंदर। सिमिलरली इनकैप्सुलेशन में होता है, अगर आप कोई सा भी डाटा जो सेंसिटिव है हमारे लिए, उसको आप सेफ रखना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो, तो फिर आप इनकैप्सुलेशन का यूज कीजिए। अब इनकैप्सुलेशन यूज कैसे करते हैं, देखिए डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रोटेक्टिंग डाटा इनसाइड द क्लास यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल्स। जी हाँ, अगर कोई सा भी डाटा आपको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है इनकैप्सुलेशन में, तो आप एक काम करो, क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स में उसको स्टोर कर दो। अब आप इसको प्राइवेट वेरिएबल्स बोल लीजिए या फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, और उसके अंदर आप उस डाटा को स्टोर कर सकते हो। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हमने वहां पर क्रिएट करा था डबल अंडरस्कोर लगाकर, करेक्ट। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको सेफली एक्सेस करना चाहते हो, तो सेफली एक्सेस भी कर सकते हो। वो मैंने वहां पर नहीं बताया था, बट अब आपको बताऊंगी सेफली एक्सेस का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसका कोड बना के देखते हैं। मैं बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि कोई भी देख नहीं पाए, मतलब अनऑथराइज पीपल नहीं देख पाए कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। बट उसको आप सेफली एक्सेस करवा सकते हो, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट के नाम से। अब इसके अंदर ना मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ, तो इनिट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पास में यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, सेल्फ डॉट। अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट बना रही हूँ, प्राइवेट में क्या होता है, डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, और नाम है इसका बैलेंस। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस बैलेंस को एक्सेस नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में तो ये जीरो रहेगा, क्योंकि हमने नया नया अकाउंट खोला है और यहाँ पर जीरो बैलेंस है। बट हम इसमें ऐड करवाएंगे बाद में मनी, ओके, डिपॉजिट करवाएंगे, मतलब कुछ अमाउंट। तो चलिए हमने एक तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अब एक और मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैंने आपके लिए कि प्राइवेट है, कि ये प्राइवेट है। चलिए इतना तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब एक और मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ, डिपॉजिट नाम की यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करवाएंगे हम, क्योंकि फिलहाल तो हमारा जीरो है बैलेंस, कुछ डिपॉजिट करवाते हैं मनी। उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ, अमाउंट नाम का। ओके जी, चलिए ये तो हमने मेथड यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब देखिए कहाँ पर हमें इस अमाउंट को ऐड करना है, बैलेंस में। तो सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस। अब प्लस करवा दो अपने अमाउंट को। अब जब हम इसको कॉल लगाएंगे ना, तब हम इसको अमाउंट भी दे देंगे। अभी फिलहाल मैं नहीं दे रही हूँ उसको अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सेफली एक्सेस कर रहे हैं, कैसे, एक प्राइवेट वेरिएबल या फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, फिर एक प्राइवेट एट्रीब्यूट आप बोल लीजिए, वो मैंने एक कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करी, बट इसको मैं यूज कर रही हूँ किसी और मेथड में। देखो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। मतलब डिपॉजिट वाले मेथड को नहीं पता है कि सेल्फ डॉट बैलेंस प्राइवेट है, उसको नहीं पता है। तो जब आप इसको एक्सेस करोगे ना, तो टर्मिनल पर आंसर दे देगा। इसको बोलते हैं सेफली एक्सेस करवाना। अगर आप नहीं चाहते हो कि सेफली एक्सेस करें, तो फिर आप किसी और मेथड में इसको पास मत करो, वहीं पर काम करवाओ।
अगर आप किसी और मेथड में पास करोगे तो फिर वो प्रिंट करके बता देगा, बट इसको आप सेफली एक्सेस बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे प्रोटेक्टेड वाले में हमने देखा था, ये सही से काम कर रहा है, इसको हम सेफली एक्सेस बोलते हैं। अगर कहीं पर भी आप वेबसाइट पे नोट्स पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ होगा ऐसा। ओके, चलिए हमने ये तो देख लिया। एक और मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करवा रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ से रिटर्न करना है हमारे बैलेंस को, इसीलिए। तो गेट बैलेंस नाम दे रही हूँ मैं इसका, और सेल्फ में यहाँ पर पास करी क्योंकि ये कंपलसरी रहता है। इसके अलावा और कुछ भी हम यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ से रिटर्न करवाते हैं हमारा सेल्फ डॉट बैलेंस को। ठीक है जी, इतना हमारा काम हो गया क्लास का। अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसका नाम मैं अकाउंट दे रही हूँ, और यहाँ पर हम हमारी क्लास को पास करते हैं। ऐसा ही देखा है हमने अभी तक के। हमारे मेथड को कॉल लगाते हैं, किसको? डिपॉजिट वाले को कॉल लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अमाउंट देंगे, कितना अमाउंट हम इसमें डिपॉजिट कराना चाहते हैं, ताकि सेल्फ डॉट बैलेंस में जाके स्टोर हो जाएगा ये। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद अपनी मेथड का नाम जो कि है डिपॉजिट। अब यहाँ पर एक ही पैरामीटर है क्योंकि सेल्फ के लिए तो कोई इनपुट देते नहीं है, तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपीज स्टोर करा रही हूँ। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब देखो प्रिंट करा के देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम प्रिंट नहीं करा रहे तो प्रिंट कराना होगा। यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखो डॉट गेट बैलेंस, क्योंकि रिटर्न तो यहीं से हो रहा है ना। देखो रिटर्न तो यहीं से हो रहा है, तो प्रिंट भी इसी को कराना पड़ेगा हमें, अगर हमें आउटपुट देखना है तो टर्मिनल पर। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 10,000 रुपीज वो बता रहा है कि मतलब अब आपके बैंक अकाउंट में 10,000 हो गए गेट बैलेंस में। पहले 0 था गेट बैलेंस में, अब 10,000 हो गए, और यहाँ पर हम इसको सेफली एक्सेस करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भले मैं लिख भी देती हूँ सेफ एक्सेस। ओके जी, इतना हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो कि हमने वहां पर देख ली थी, बट फिर भी बता रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे ना तो फिर एरर बताएगा, क्योंकि इस वाले एट्रीब्यूट को तो पता है कि मैं प्राइवेट हूँ, आपने किसी और मेथड में उसको पास कर दिया था, इसलिए उसको नहीं पता था, इसको तो पता है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कराना चाहते हैं तो फिर अभी एरर बताएगा, देखना। अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, अब डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम या फिर एट्रीब्यूट आप बोल लीजिए। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए इसने एरर बता दी, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। उसके पास है वो वाला एट्रीब्यूट, पर फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं है मेरे पास ये वाला एट्रीब्यूट, क्योंकि प्राइवेट है। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और बार शॉर्ट में बता रही हूँ, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सी भी चीज या कोई सा भी डाटा आपको सेफली रखना है, सिक्योर रखना है, ताकि अनऑथराइज पीपल नहीं उसको एक्सेस कर पाए, क्योंकि वो प्राइवेट डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, तो फिर आप इनकैप्सुलेशन का यूज कीजिए। आप उस वाले डाटा को प्राइवेट वेरिएबल्स या फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स में स्टोर कर लीजिए उसी क्लास में। ठीक है, अब अगर आप उसको सेफली एक्सेस कराना चाहते हो तो फिर किसी और मेथड में आप उसको यूज कर सकते हो, बट वो मेथड होनी उसी क्लास में चाहिए, सेम क्लास में चाहिए, किसी और क्लास में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई सेफली भी एक्सेस नहीं कर पाए तो फिर आप किसी और मेथड में उसको पास ही मत करो, सिंपल। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ पिलर पे चलते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन को ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर कोड बनाएंगे। मैं एक बायर हूँ, मैं कार खरीदने के लिए गई हूँ। अब मुझे आप बताइए कि मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि उस कार में कितनी हार्डवेयर है, या कितने वायर्स है उसके अंदर, या उसका इंटीरियर कैसा है, मतलब उसके अंदर जितने भी मशीनरी लगी है वो किससे कैसे कनेक्टेड और वो कैसे चल रही है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि वो कार कैसी दिख रही है, सही से काम कर रही है कि नहीं, और जो भी मैं चाहती हूँ उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं। अगर है तो मैं उसको खरीद लूंगी, बट क्या मैं उसके हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हूँ कि वायर्स कितने हैं और कैसे वो मशीनरी काम कर रही है? नहीं। तो कंपनी क्या करती है, जितने भी अननेसेसरी पार्ट होता है बायर के लिए, भले ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बायर के लिए जो है वो अननेसेसरी है, या फिर कॉम्प्लेक्स है, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो उसको जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन सारी चीजों को वो हाइड कर देता है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्शन करता है। अगर कोई सी भी चीज अननेसेसरी है यूजर के लिए, भले ही हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, बट यूजर के लिए वो अननेसेसरी है, ये कॉम्प्लेक्स है, जिससे कि वो कंफ्यूज हो सकता है यूजर, उन सारी चीजों को वो हाइड कर देता है। वो कोड में रहेगा बट वो फिलहाल हाइड रहेगा और यूजर को शो नहीं करेगा। तो इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। शो ओनली इसेंशियल फीचर्स एंड हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। यही मैंने आपको समझाया है कि सिर्फ वो इसेंशियल फीचर्स को दिखाएगा और हाइड कर देगा सारे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को। अब देखो यहाँ पर ना एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन थोड़ा थोड़ा सा सेम होता है, क्योंकि दोनों ही हाइड करने का काम करता है, बट इनकैप्सुलेशन का काम होता है हाइड डाटा, सेंसिटिव डाटा, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट हो गया, पासवर्ड हो गया, ये क्या है, सेंसिटिव डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हाइड कर रहा है। बट एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो अननेसेसरी डाटा होता है, कंफ्यूजिंग डाटा होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, कार की मशीनरी हो गई जैसे कि एग्जांपल, उन सभी चीजों को वो हाइड करता है। फिर से बता रही हूँ अगर नहीं समझ आया तो।
इनकैप्सुलेशन का काम होता है सेंसिटिव डाटा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा को हाइड करेगा, बट एब्स्ट्रैक्शन अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स या फिर कंफ्यूजिंग डाटा को हाइड करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब मैंने जावा डीएसए पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, उस टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रही हूँ। अगर आप जावा को मास्टर करना चाहते हो प्लेसमेंट के लिए या फिर आपके कॉलेज में है, तो मैंने जावा डीएसए का फुल कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर हिंदी में। हर लेक्चर में आपको इंटरव्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप जाकर देख लीजिएगा। जावा डीएसए प्लेसमेंट का फुल कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और स्टार्टिंग से फॉलो करना क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इसीलिए। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। कोड के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंपोर्ट मैं कर रही हूँ फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करिए। उसका काम क्या होगा, जिस भी मेथड को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, हमारा कोडेटर समझेगा कि वो अननेसेसरी चीज है या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा है जिसको हमें शो नहीं करना है। वो कोड में रहेगा, कोड से नहीं हटेगा, बस वो शो नहीं करेगा टर्मिनल पर। ठीक है, तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं कोड के लिए। इसका नाम मैं यहाँ पर व्हीकल दे रही हूँ, व्हीकल का ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं ABC पास कर रही हूँ। ठीक है जी, ये सिंटेक्स होता है हाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एब्स्ट्रैक्शन में, तो उसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद अब देखो, अब इस वाली मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ, तो @एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लिख दीजिए। तो अब जो हम मेथड क्रिएट करेंगे ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगी। डेफ, उसके बाद स्टार्ट नाम दे रही हूँ मैं अपने मेथड का, और यहाँ पर सिर्फ सेल्फ ही पास कर रही हूँ, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपल सा आपको बस शो करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पास लिखूँ या कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करें हम, चलिए यहाँ से कुछ रिटर्न ही करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डाटा, क्योंकि ये वाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। चलिए जी, इतना काम भी हमने यहाँ पर कर दिया। अब एक और क्लास हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ना इनहेरिटेंस का हम काम कर रहे हैं। हाँ, एक और क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ जो कि होगी चाइल्ड क्लास, और यहाँ पर मैं अपनी पेरेंट वाली क्लास मतलब व्हीकल को पास कर रही हूँ। अब व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो जाएगी वो चाइल्ड में आ जाएगी, तो अब हमें दो दो क्लासेस को यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डेफ एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ और सेम नाम मैं दे रही हूँ जो हमारी पेरेंट वाली क्लास के मेथड का नाम था, स्टार्ट था, और यहाँ पर भी स्टार्ट ही दे रही हूँ। अब सेल्फ भी हमने यहाँ पर दे दिया, यहाँ से हम कुछ प्रिंट करा के देखते हैं। कार स्टार्टेड। ओके जी, चलिए इतना भी काम कर दिया। देखो मैं ये सब लिख क्यों रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने दो क्लास क्रिएट करी, एक पेरेंट वाली एक चाइल्ड वाली। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, मतलब जो पेरेंट वाली क्लास थी उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। बट पेरेंट वाली क्लास मतलब व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, भले वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स है ना, वो सब इनहेरिट होकर हमारी चाइल्ड वाली कार वाली क्लास में आ चुकी है। तो जब मैं कार वाली क्लास के नाम से स्टार्ट लिखूंगी तो इसको प्रिंट होना चाहिए स्टार्ट वाले को, मतलब जो हमारी पेरेंट में जो स्टार्ट लिखा है ना कॉम्प्लेक्स डाटा, इसको प्रिंट होना चाहिए नॉर्मली, तो करेक्ट, क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ पर काम कर रहा है। बट मैंने यहाँ पर इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है, अब इसको ये हाइड कर देगा और शो नहीं करेगा, सिर्फ स्टार्ट कार स्टार्टेड वाला प्रिंट करके बताएगा। हमारे पेरेंट वाले में जो मेथड है उसका जो डाटा है उसको नहीं बताएगा, सिर्फ चाइल्ड वाली मेथड के डाटा को बताएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर ऐसा क्रिएट करा है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी क्लास पास कर रही हूँ कार। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद अपनी मेथड का नाम जिसका भी डाटा प्रिंट कराना चाहते हो। मैं तो चाहती हूँ कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों के स्टार्ट वाली मेथड का डाटा प्रिंट हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स डाटा भी हो जाए, कार स्टार्टेड भी हो जाए। बट क्या ये प्रिंट होगा दोनों? नहीं होगा, क्योंकि हमने पेरेंट वाली क्लास में जो मेथड है ना उसको तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स डाटा तो प्रिंट होने से रहा, सिर्फ कार स्टार्टेड प्रिंट होगा। तो देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कार स्टार्टेड। कॉम्प्लेक्स डाटा वो प्रिंट करके नहीं बता रहा है क्योंकि ये वाली थी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट कार स्टार्टेड वो प्रिंट करके बता रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन काम कैसे करता है। इसका बस सिंपल से काम होता है कि अननेसेसरी डाटा या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा को हाइड कर देता है। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके नाम से आप समझ लीजिए इसमें एक से ज्यादा लेवल होंगे। हमारे पहले वाले इनहेरिटेंस में क्या था, सिर्फ दो ही लेवल थे, पहला वाला पेरेंट, सेकेंड वाला चाइल्ड, और वो इनहेरिट होकर आ रहा था। अब अगर आप मल्टी लेवल को एग्जाम्पल से समझो तो क्या होगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए फर्स्ट लेवल, जिनके जीन्स इनहेरिट होकर आए हमारे पेरेंट्स में, तो हमारे पेरेंट्स हो गए सेकेंड लेवल। अब हमारे पेरेंट्स के जीन्स इनहेरिट होकर आए हम में, तो हमारा लेवल हो गया थर्ड लेवल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं, एक तो पर्सन हो जाएगा, एक एम्प्लॉय हो जाएगा और एक मैनेजर हो जाएगा, तो इसको हम मल्टी लेवल में कैसे ले सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर तीन क्लास आपको बनानी पड़ेगी। पहली होगी पर्सन के लिए जो कि होगी पेरेंट वाली क्लास। ठीक है, डेफ, यहाँ पर मैं डिटेल्स के नाम से एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। हाँ,
यहाँ पे सेल्फ पास कर देते हैं और कुछ सिंपल सा हम प्रिंट करा लेते हैं। बस आपको समझाना है कि मल्टी लेवल काम कैसे करती है। बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऊप्स के। आप देखो सिंपल सा टेक्स्ट हमें प्रिंट कराना है यहाँ पर, आई एम अ पर्सन, तो ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ये वाली हो गई हमारी पेरेंट वाली क्लास। अब हम बना रहे हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। इसका नाम मैं एम्प्लॉय दे रही हूँ, एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम दे दिया। और देखो यहाँ पर मैंने पास कर दिया है पर्सन को। पर्सन को क्यों पास कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली हमारी चाइल्ड वाली क्लास है, इसमें मैं डायरेक्टली पेरेंट की क्लास को ही पास कर रही हूँ। पर्सन का सारा डाटा एम्प्लॉय में इनहेरिट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद में एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर वर्क के नाम से, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सेल्फ पास कर देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करा लेते हैं, आई एम एन एम्प्लॉय। अब देखो अब मेन काम है जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर होगा। मैं एक और क्लास बना रही हूँ, ठीक है। एक और क्लास में यहाँ पर बना रही हूँ मैनेजर के नाम से। अब इसमें देखो क्या डाटा इनहेरिट होकर आएगा, इसमें आएगा इनहेरिट होकर एम्प्लॉय, मतलब मैनेजर में पर्सन का भी सारी डिटेल्स इनहेरिट होकर आएगी और एम्प्लॉय की भी सारी इनहेरिट होकर आएगी। देखो पेरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एम्प्लॉय। देखो एक और बार आपको समझा रही हूँ, पर्सन था हमारा पेरेंट, ठीक है, पेरेंट वाली क्लास, इसमें कुछ डाटा था वो इनहेरिट होकर आया हमारे एम्प्लॉय में, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्सन दे दिया। अब एम्प्लॉय में पर्सन का भी डाटा है, ठीक है। अब जो मैंने मैनेजर एक और क्लास बनाई जो कि चाइल्ड क्लास है, इसमें इनहेरिट होकर आया एम्प्लॉय का डाटा, मतलब एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का डाटा तो था ही सही, पर्सन का भी था। अब इस मैनेजर में हो जाएगा पर्सन का भी डाटा, एम्प्लॉय का भी डाटा और खुद मैनेजर का भी डाटा। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके लिए भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर डेफ के नाम से, और मैं नाम इसका दे रही हूँ मैनेज, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं सेल्फ पास कर रही हूँ, ओके। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं कुछ भी सिंपल सा, आई एम अ मैनेजर, ठीक है जी। ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा पूरा काम हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं एम दे रही हूँ, क्योंकि हमें मतलब एम से है। हमें क्या चेक करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम कर रहा है कि नहीं। मल्टी लेवल मेन काम कहाँ पर हो रहा है, इस मैनेजर में हो रहा है, इसलिए इसी को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो एम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और मैं इसी को यहाँ पर दे रही हूँ, इसी वाली क्लास को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दे रही हूँ, ठीक है। ताकि हमारे मैनेजर वाली क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सब यहाँ पर आ सके, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त यूज कर सके, इन शॉर्ट, ठीक है जी। ये हमने समझ लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट एम डॉट डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स हम देख लेते हैं कि डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट होकर बताता है कि नहीं बताता है। डिटेल्स में यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि डिटेल्स है हमारे पेरेंट वाले में, और ये वाला हो गया सबसे हमारा चाइल्ड, लास्ट वाला चाइल्ड। तो हमको बस ये चेक करना है कि अगर पेरेंट वाली पर्सन वाली सारी डिटेल्स प्रिंट होकर बता देती है अगर मैनेजर के नाम से, तो मतलब इनहेरिटेंस मल्टी लेवल काम कर रहा है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आई एम अ पर्सन, ठीक है जी। ये तो काम कर रहा है। अगर मैं मैनेजर वाली क्लास को ही ऑब्जेक्ट में दे रही हूँ और अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ एम्प्लॉय वाला मेथड का डाटा, तो क्या ये प्रिंट होगा, देखते हैं। एम डॉट वर्क, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय वाले मेथड का डाटा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं, आई एम एन एम्प्लॉय प्रिंट होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आई एम अ पर्सन, आई एम एन एम्प्लॉय। अगर मैनेजर में मैंने खुद का भी प्रिंट करवा लिया है क्या, नहीं खुद का नहीं कराया, तो अब चलो मैनेजर का भी प्रिंट करवा ही लेते हैं। एम डॉट मैनेज, देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आई एम अ पर्सन, आई एम एन एम्प्लॉय एंड आई एम अ मैनेजर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे ऊप्स के लेक्चर का, ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। जी हाँ, हम कुछ ऑपरेशंस लगाकर देखेंगे, बट ऑब्जेक्ट्स पर लगाएंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज पर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, एक क्लास ली है जो कि स्टूडेंट नाम की, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पास कर दी है, नेम और एज, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या है, S1, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया स्टार्टिंग में, और इसमें इसका नेम है रिया और इसकी एज है 20, ठीक है। और यहाँ से हम प्रिंट करा रहे हैं, तो नॉर्मल प्रिंट करा रहे हैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम हम कर नहीं रहे, ठीक है जी। इतना हमने देख लिया। अब हमारा सबसे पहला वाला ऑपरेशन है कि हमें अपडेट करना है ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, S1 है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, रिया भी और 20 भी है। तो अगर मैं रिया की एज को अपडेट करना चाहती हूँ, यहाँ पर 20 है बट मैं इसको अपडेट करके 22 करना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपडेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे, डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए S1 डॉट
अब अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट का नाम लिखो। क्या है? एज है, क्योंकि मैं एज को अपडेट करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एज लिखा हुआ है। तो अपने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट का नाम। अब इनपुट दे दीजिए जो भी आप अपडेट कराना चाहते हो डाटा। देखो 22 यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या सही से प्रिंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपडेटेड एज है s1 डॉट एज। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहले रिया की एज थी 20, अब उसकी एज हो गई है s1 डॉट एज 22। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को कैसे अपडेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डिलीट करना है ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को। हम यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है? एक ही ऑब्जेक्ट है और इसके एट्रीब्यूट के नेम और एज। अगर आपको S1 का या तो नेम डिलीट करना है या फिर एज डिलीट करना है तो आप वो भी डिलीट कर सकते हो। कैसे, वो हम देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली लिखो DL। अब देखो DL प्रीबिल्ट कोड है पाइथन में जिसका हम सिर्फ नाम लिखकर उसको यूज कर रहे हैं। ओके जी, तो हमने DL लिख दिया। इसका काम होगा डिलीट करना जो भी हम यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखेंगे ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ S1 डॉट नेम। मैंने नेम ही डायरेक्टली डिलीट कर दिया S1 का। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा के देखती हूँ। अगर इसने प्रिंट करा के बता दिया मतलब डिलीट नहीं हुआ है। अगर इसने एरर बता दिया मतलब डिलीट हो चुका है। S1 डॉट नेम। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसने एरर बता दिया और बताया क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मतलब S1 वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसके पास नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, ये सिर्फ डिलीट कर रहा है S1 वाला नेम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जैसे कि S2 कर दिया और यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया तरुण और इसकी एज भी दे दी। अब अगर मैं यहाँ पर S2 का नेम प्रिंट कराऊंगी तो वो हो जाएगा। वो सिर्फ एक करंट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को डिलीट करा, पूरे एट्रीब्यूट को डिलीट नहीं करा, पूरे नेम को डिलीट नहीं करा, नहीं, S1 वाले ऑब्जेक्ट के नेम को ही डिलीट करा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं S2 का नेम, प्रिंट S2 डॉट नेम। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि इस वाली लाइन एरर में जाएगी ना तो ये प्रिंट करके नहीं बताएगा और आपको समझ नहीं आएगा। इसको यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने तरुण प्रिंट करके बता दिया और नेक्स्ट लाइन में एरर बताया क्योंकि हमने तो डिलीट करा है S1 के नेम को, S2 के नेम को थोड़ी डिलीट करा है। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को कैसे डिलीट किया जाता है। अब अगर आप किसी पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा S1 और S2। अगर मैं पूरे S1 को ही डिलीट करना चाहूँ तो फिर कैसे करूंगी, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेम यहाँ पर DEL का यूज करो और डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। ठीक है, चलिए S2 को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली तो S2 लिख नहीं सकते हो, इसका कुछ ना कुछ आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। हम यहाँ पर नेम दे देते हैं। अगर ये डिलीट हो चुका है तो पूरा एट्रीब्यूट ही डिलीट हो चुका है, पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो चुका है, तो ना नेम प्रिंट होगा ना एज प्रिंट होगी, तो एरर ही बताएगा ऑब्वियसली। चलिए देखिए बिल्कुल सही आउटपुट बता रहे हैं कि नेम S2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, S1 है और ये पूछ भी रहा है, देखो डिड यू मीन S1, मतलब कि आप S1 के बारे में पूछ रहे हो। S2 तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो डिलीट कर चुके हैं हम। करेक्ट, हम यहाँ पर एज भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया ना, उस ऑब्जेक्ट के जितने एट्रीब्यूट्स थे और ऑब्जेक्ट था सब डिलीट हो चुका है। चलिए फिर से रन करते हैं। देखो इसने बताया S2 डिफाइन नहीं है। क्या आप S1 के बारे में पूछना चाहते हो? अगर S1 के बारे में पूछना चाहते हो तो फिर वो प्रिंट करके बता देगा। देखो S1 हम लिखते हैं। देखिए इसने 20 प्रिंट करके बता दिया है। क्यों 20? क्योंकि रिया की एज 20 और ये वाला कोड हम ऑलरेडी कमेंट आउट कर चुके थे इसलिए। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ऊप्स काम कैसे करता है। इस वाले लेक्चर के साथ हमारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट होता है। हाँ, हमारे AML और ऑटोमेशन का कोर्स कंटिन्यू रहेगा जिसमें हम नंपाई सीख चुके हैं और भी हम पाइथन की लाइब्रेरी सीखेंगे। बट पाइथन का जो कोर्स था, ये वाला कोर्स मैंने डिजाइन इसलिए करा था कि आप पाइथन मास्टर कर पाए, फिर भले आप AML के लिए देख रहे हो या फिर डाटा साइंस के लिए देख रहे हो, बट आप पाइथन को मास्टर कर लो पूरी तरीके से विथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो वो मैंने आपको सिखा दिया है। और कोई से टॉपिक्स अगर आप चाहते हो इस वाले प्लेलिस्ट में तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट मेरे तरफ से पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम AIML की तरफ चलेंगे और AIML को हम मास्टर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, और शेयर भी कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी AML और पाइथन को मास्टर कर पाए विथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो भी इतनी ईजी लैंग्वेज में एंड विथ नोट्स ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।